हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम जो अम्ल क्षार और लवण वाला 6 नंबर का चैप्टर है उनके कुछ प्रश्न हल करते हैं और उनके बाद हम इनके डिस्क्रिप्टिव जो हैं वो भी लेकर आएंगे। पहला प्रश्न हमारे पास में है, कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसके पीएच का संभवतः मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक जो लाइन है, कंटेंट है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। प्यारे बच्चों, एक आपको शब्द समझना है, अनिल। यह अनिल जो शब्द समझ में आ गया तो यह आपके दो कंसेप्ट क्लियर करके जाएगा। पहला है, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, तो यह आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। दूसरा हम कह सकते हैं, अवतल दर्पण निकटवर्ती दोष में काम में लिया जाता है। अवतल जो हमारे पास में है वो जो है वो किस के लिए काम में लिए जाते हैं। अवतल जो है वो निकट दृष्टि दोष में, अवतल जो लेंस है उसका प्रयोग निकटवर्ती दोष में काम में लेते हैं। यहाँ पर है लिटमस, एक शब्द आया है प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास में, लिटमस। चलिए लिटमस के बारे में जानते हैं। लिटमस एक्चुअल में ब्रायोफाइटा जो पादप होता है, ब्रायोफाइटा के लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से, यानी ब्रायोफाइटा में जो लाइकेन वर्ग आता है उसके अंदर इससे लिटमस प्राप्त किया जाता है। यह आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ली का मतलब हो गया लाइकेन। इसका जो विलयन होता है प्यारे बच्चों बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का। तो लिटमस का जो विलयन है वो बैंगनी रंग का होगा। और हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास में प्रश्न आ जाए कि एक विलयन जिसको लिटमस में पत्र के बैंगनी रंग में डाला जाता है, बैंगनी रंग का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो विलयन होगा, तो वो उदासीन होता है। प्यारे बच्चों कैसा होता है? उदासीन। यदि अम्लीय और क्षारीय है तो बैंगनी रंग में डेफिनेट कलर में परिवर्तन आएगा। यहाँ पर विलयन है लाल को, तो वो होते हैं क्षारीय विलयन। कैसे होते हैं? क्षारीय विलयन होते हैं। तो क्षारीय विलयन का प्यारे बच्चों हमें पता है, जिसके पीएच का मान क्या होता है? 7.001 से लेकर 10 तक होता है, यानी 7.001 से लेकर 14 तक होता है, 14 तक होता है, तो वो विलयन क्षारीय हैं। तो क्षारीय विलयन क्या करते हैं? हम कह सकते हैं लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं, 1 7 से कम है, 4 7 से कम है, 5 7 से कम है, तो आंसर होगा डी यानी 10। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई भी विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या है? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो अंडे का पिसा हुआ कवच है उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये चौक का भी होता है, संगमरमर का भी होता है और चूने का भी रासायनिक सूत्र यही होता है। जब ये किसी अम्ल के संपर्क में आता है तो ये ध्यान रखें, अम्ल के संपर्क में आने पे प्यारे बच्चों यह जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम कार्बोनेट है, वो अम्ल के संपर्क में आके संगत लवण देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं और प्लस H2O देते हैं। यहाँ बात आती है हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट की। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से जब अम्ल HCl अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस देता है, प्लस संगत अम्ल CaCl2 देता है और H2O देता है। यहाँ पर आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पे NaCl है प्यारे बच्चों, वो लवण है, और LiCl भी लवण है, KCl भी लवण है, अम्ल एक ही है, फिर यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार से है प्यारे बच्चों कि NaOH का 10 ml का विलयन, NaOH कितना है प्यारे बच्चों? 10 ml का 8 HCl के 8 ml विलयन को पूर्ण उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए HCl की विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो यहाँ देखिए, यहाँ NaOH का डबल मात्रा ले रहा है तो HCl भी डबल मात्रा में होगा, अर्थात 16 ml होगा। यह प्रश्न पाठ्य पुस्तक में से लिए गए हैं, तो डेफिनेट यहाँ पर यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार से है प्यारे बच्चों कि नेक्स्ट प्रश्न की ओर
हम चलें कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषध का प्रयोग होता है। अपच होता क्यों है? अपच एक्चुअल में होता है हमारा जो ये आमाशय होता है, अर्थात ये चित्र, इसका सही डायग्राम इस प्रकार से होगा प्यारे बच्चों। और जब आप कंसेप्ट क्लासेज लेंगे तो उसमें आसानी से हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में जब खाना हम आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं तो कुछ खाने का पाचन नहीं हो पाता, इसे कहते हैं अपचित भोजन। इसके लिए हमारा आमाशय क्या करता है? पचाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में HCl का स्त्रावन करता है, जिससे पेट में दर्द होता है, अर्थात अधिक अम्लता हो जाती है। पेट में दर्द होने से पेट में दर्द होता है अधिक अम्लता के कारण, तो हमें प्रति अम्लता औषधि दी जाती है जिसे एंटासिड कहते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों ध्यान रखें, एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जा सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक हम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को भी प्रयोग में ले सकते हैं। दुर्बल ये क्षार होते हैं, ये बढ़ती हुई अम्लता को उदासीन कर देते हैं। तो यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, निम्न अभिक्रिया के पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित अभिक्रिया लिखिए। यहाँ शब्द समीकरण के बाद में है तनु HCl अम्ल दानेदार जिंक से अभिक्रिया करता है, तो हम लिख सकते हैं जिंक प्लस तनु H2SO4, और यह अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बनाता है और प्लस H2 गैस देता है। ऐसे तो ये शब्द समीकरण हो गए, और इसकी अभिक्रिया क्या होगी चलिए लिखते हैं। Zn प्यारे बच्चों H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देता है, अर्थात यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ले लेंगे और 2HCl ले लेंगे, यहाँ पे बनेगा MgCl2 प्लस H2। ये आपका आंसर हो गया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे Al2 होता है प्लस H2SO4 होता है, बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 बनता है। एल्यूमिनियम सॉरी यहाँ पे एल्यूमिनियम होता है, Al2 होता नहीं है प्यारे बच्चों, लिया जाता है एल्यूमिनियम। Al2SO4 बनता है प्लस H2 बनता है। इसको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं? शब्द समीकरण को, हमारा जो समीकरण है उसको हम क्या है संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ यदि हम बात करें कि Al2SO4 और हमारे पास में एल्यूमिनियम सल्फेट का यह सूत्र होता है, तो डायरेक्ट परीक्षा में आ सकता है एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये होता है। और आपको सूत्र चाहिए तो प्यारे बच्चों न्यू कंसेप्ट क्लासेज में केमिकल फॉर्मूला किस प्रकार से बनाई हुई है पूरा वीडियो डाला हुआ है, तो उनमें आप जाकर न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से आप तमाम सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे चलिए इसको समझते हैं। तो लोहे का सूत्र होता है Fe और तनु HCl का होता है HCl, 2 मोल लेंगे FeCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यानी हम कहेंगे फेरस क्लोराइड इसे कहा जाता है या आयरन सेकेंड क्लोराइड भी इसे कहा जाता है। तो यह आपके तमाम इसमें प्रश्न के समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों किस प्रकार से क्या बनते हैं। चलिए इनके अम्ल और क्षार के नेक्स्ट प्रश्न है वो लेके आते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से हैं, उनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला प्रश्न, हमारे उधर कौन सा अम्ल स्त्रावित करता है? बताइए। देखें हमारा अम्ल है और ये हमारा जो उधर है वो कौन सा अम्ल स्त्रावित करेगा? यहाँ पे पहला ऑप्शन है H2SO4, HNO3, NaOH और HCl। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो HCl। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हमारे पास में दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रगति किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पर जो हमारा दांत में सड़न इसलिए होती है कि हमारे मुंह का pH घट के 5.5 से कम हो जाता है, अर्थात दांत की गुहा में जो शर्करा के कण होते हैं उसके जीवाणु किस में बदल देते हैं? लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं प्यारे बच्चों, जिससे मुंह का pH घटकर क्या हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है। इसीलिए क्षारीय दंत मंजनों का प्रयोग किया जाता है। ये क्षारीय दंत मंजन क्या करते हैं? एक्चुअल में प्यारे बच्चों बढ़ती हुई अम्लता को उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पीने के पानी के जीवाणु को मुक्त कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो नहीं पढ़ेंगे उनको तो यही आंसर अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए विरंजक चूर्ण। ध्यान रखिए आपके कोर्स में 3 ही हैं, एक तो क्लोरीन है प्यारे बच्चों, एक विरंजक चूर्ण है और एक है ओजोन।
ये 3 चीज़ें ऐसी है जो पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए काम में आती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। अशुद्ध जल का पीएच होता है। अशुद्ध जल विद्युत का उदासीन होता है और विद्युत का कुचालक भी होता है, क्योंकि इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कोई आयनों का प्रवाह नहीं होता। तो अशुद्ध जल के पीएच का मान होता है 7। अब आप मुझे ये बताइए, अशुद्ध जल का उदाहरण बताइए कि कहाँ आपने देखा है। चलो हम बताते हैं आपको। आपने प्यारे बच्चों, जब डॉक्टर आपके इंजेक्शन लगाता है तो उस समय एक शीशी के अंदर जो जल भरा हुआ होता है वो अशुद्ध जल ही होता है। प्लस आप देखते हो अशुद्ध जल, जब हम पानी को गर्म करते हैं जो भाप बन के उठता है वो अशुद्ध जल होता है। प्यारे बच्चों, पत्तियों में जब वाष्पीकरण होता है तो पत्तियों से जो वाष्पीकरण के दौरान जो जल निकलता है वो अशुद्ध जल होता है, उसका पीएच होता है 7। नेक्स्ट है हमारे रुधिर की प्रगति होती है, अर्थात रुधिर के पीएच का मान 7 होता है, 7.4 होता है, तो यह क्षारीय होता है। यदि यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता प्यारे बच्चों दुर्बल क्षारीय, तो यह आंसर करेक्ट माना जाता, यह होता है क्षारीय। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रगति होती है। अधातुओं के ऑक्साइड है प्यारे बच्चों, वो होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के। यदि यहाँ पे आ जाए धात्विक ऑक्साइड की प्रगति होती है तो हम कहते क्षारीय प्रगति के, लेकिन यह अधातु की है तो अम्लीय प्रवृत्ति के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न इसीलिए लेके आ रहे हैं प्यारे बच्चों जिससे आपके अम्ल क्षार वाले ऑप्शन भी क्लियर हो जाए, क्योंकि इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12 प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव लेके आएगा और 6 नंबर 1-1 नंबर के लेके आएगा। तो तमाम जो 30 प्रश्न है वो लगभग 1-1 नंबर के होंगे। तो इनमें से प्रश्न हैं वो आपके छप सकते हैं, तो आपके यानी रिपीट भी हो सकते हैं। तो आसानी से आपके जो कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है तो बार बार यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे तो आपकी इसमें पकड़ रहेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। यह न्यू कंसेप्ट क्लास एज का वादा है। चलिए, सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पे क्या होता है बताइए, क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, विलयन गाढ़ा हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तो नहीं पढ़ने वालों के लिए आंसर यही सटीक बैठता है। अब चलिए इस आंसर को हम हल करते हैं। प्यारे बच्चों, एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम जल में मिलाते हैं, अर्थात यहाँ एक ध्यान रखना है, मेरे पास में यहाँ जल होगा, इसमें मैं H2SO4 को मिलाऊंगा। ध्यान रखें, H2SO4 को जब भी मिलाया जाता है सांद्र को, तो इसकी एक बूंद डालेंगे और जल को हिलाएंगे, फिर उसकी एक बूंद डालेंगे, फिर जल को हिलाएंगे। इस प्रकार से इसको यानी सांद्र H2SO4 की बूंद बूंद मिलाते हुए जल को हिलाते रहना चाहिए और जल में अम्ल को मिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। अर्थात अब हम कैसे पता करें कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी? प्यारे बच्चों, आप घर में कड़ी करते हैं, कड़ी कराते समय आपके घर वाले देखते होंगे एक मटकी काम में लेते हैं। उस मटकी में आपने देखा होगा कि जल मिलाते हैं, फिर जो चूने का जो डगले आता है या चूने का जो कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ चूना जो हम कड़ी करने के लिए हैं, एक एक इसके अंदर डालते रहते हैं। तो आप देखते हैं मटकी के अंदर भूं भूं की आवाज़ आती है, बुलबुले उठते हैं, मटकी गर्म हो जाती है। इसका मतलब ऊष्मा उत्सर्जित हुई। तो यह आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें यही करना चाहिए। सबसे पहली बात, जल में अम्ल को मिलाते रहना चाहिए और अम्ल को बूंद बूंद करके मिलाएं और उसी समय जल को हिलाते रहना चाहिए। यदि प्रश्न आ जाए अम्ल में जल को मिला दिया तो क्या होगा, यहाँ पे अम्ल है और यहाँ जल मिला दिया तो क्या होगा? अम्ल में जैसे ही आप जल मिलाओगे तो हमें पता है यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यह अम्ल उछल के बाहर आ जाएगा और हो सकता है आपके शरीर पे कहीं पड़ जाए तो जलने की भी संभावना है, बीकर भी फूट सकता है, अर्थात बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए हमेशा जल में अम्ल को मिलाया जाता है, यह ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है? सबसे पहले तो आपको यह सोचना है बेकिंग सोडा होता क्या है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3। इसके नाम क्या है? इसके नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको प्यारे बच्चों जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? मर जाएगा? नहीं, मरेगा तो है ही, लेकिन मरेगा किस प्रकार से वो देखते हैं। यह है मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको जब आप गर्म करते हो प्यारे बच्चों तो ये देखिए, ये Na2CO3 बनता है, Na2CO3 बनता है, यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है।
H और एक इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है और H2O बनता है, प्लस ये CO2 गैस बाहर निकलती है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यहाँ पर इनमें से दिया गया जो है Na2CO3, H2O और CO2 में से एक ही दिया हुआ है। तो यहाँ प्रश्न ये भी आ सकता है Na2CO3, ऑप्शन बाय H2O, ऑप्शन से CO2, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो यहाँ हम कह सकते हैं हमारे पास में जो बनेगा वो सोडियम कार्बोनेट होगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया निम्न में से किससे कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो यहाँ प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। यहाँ पे हम कह सकते हैं धातु प्यारे बच्चों किससे अभिक्रिया करती है? HCl से। तो यह हाइड्रोजन गैस देती है। जिंक भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, F भी धातु है, तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त भी होगा। तो इसी प्रकार आप न्यू कंसेप्ट क्लासेस से लगातार जुड़ते रहें, आपको नई नई वीडियो और आपने जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन भी होता रहेगा। धन्यवाद।